हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 7th लेक्चर ऑफ सोल्यूशन चैप्टर। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग ने आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। मतलब ये सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती है जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, सोल्यूट के अमाउंट के ऊपर, नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जितना इनका सोल्यूशन में अमाउंट ज्यादा रहेगा उतनी इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, बढ़ के आएंगी। क्लियर है? तो जस्ट राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन which depends upon number of solute particles। तो बेटा या तो नंबर बोलो या फिर क्या बोल दो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो जितना ज्यादा इनका नंबर रहेगा अंदर सोल्यूशन में उतना इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, बढ़ के आएंगी। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो सोल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। सोल्यूट तुम्हारा सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या फिर गैस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका अमाउंट कितना है उससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट तो यहां पे लिख लो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर है मेरी बात ये? ओके, तो बेटा यहाँ पे 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। राइट ऑन दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने रॉल्स लॉ में पढ़ लिया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड बेटा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो लास्ट वाला होता है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या मेरी बात क्लियर है? सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ व्हाट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब एक एक करके हमें क्या करना है, ये प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। ठीक है, तो पहला लिखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट राइट डाउन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये थोड़ा बहुत हम लोग ने पढ़ा है, एक बार और जरा देख लेते हैं। तो बेटा इसको समझने से पहले ये समझ लो कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया है। सिर्फ इसमें बेटा सॉल्वेंट है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ इसमें प्योर सॉल्वेंट है। लेट अस सपोज सिर्फ पानी है इसके अंदर। ठीक, तो पानी जो हल्का फुल्का जो भी इवापरेट हो रहा होगा और इवापरेट होने के बाद वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होगा और अपने सरफेस पे क्या एक्सर्ट करेगा, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। उसको मैं क्या बोलूंगा, वेपर प्रेशर। तो सिर्फ प्योर वाटर है अंदर, प्योर सॉल्वेंट है, तो लेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बी P1। बेटा सॉल्वेंट के लिए होता है, ऊपर क्या लगा दूंगा, नॉट, क्योंकि अभी प्योर फॉर्म में है। क्लियर है मेरी बात ये? अच्छा, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर बेटा बाहर से ऐड कर दिया नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। क्या डाल दिया इसके अंदर, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तभी हम पढ़ेंगे जब हम अंदर क्या डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। योर सोल्यूट शुड बी व्हाट, नॉन वोलेटाइल। तभी इनकी प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, तभी हम स्टडी करेंगे। ये डिफरेंट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनकी स्टडी होती है। तो योर सोल्यूट शुड बी व्हाट, नॉन वोलेटाइल। चलो हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अंदर डाल दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, ये मान लो बेटा ये मेरा सॉल्वेंट था, जब तुमने इसमें बाहर से नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, लेट अस सपोज इसमें तुमने बाहर से नमक डाल दिया। नमक इज व्हाट, नमक या फिर शुगर। ठीक है, सॉल्ट डाल दिया या फिर शुगर डाल दिया, दिस आर व्हाट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो क्या होगा, जब ये सोल्यूट अंदर जाएगा तो इसके जो सरफेस है, इनके सरफेस का एरिया क्या कर लेगा, सोल्यूट तुम्हारा ऑक्यूपाई कर लेगा। फ्यू ऑफ द सरफेस एरियाज आर ऑक्यूपाइड बाय व्हाट, सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अंदर क्या है, सॉल्वेंट। तुमने बेटा बाहर से क्या डाल दिया, सोल्यूट।
तो कुछ सॉल्वेंट का सरफेस एरिया कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, सॉल्यूट ऑक्यूपाई कर लेगा। तो अब क्या होगा, जितना यहां पे तुम्हारा वाटर इवापोरेट हो रहा था, तुम्हारा सॉल्वेंट इवापोरेट हो रहा था, अब उतना ज्यादा यहां पे इवापोरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ सरफेस एरिया कौन ले चुका है, सॉल्यूट ले चुका है। ठीक है, तो जो अब वेपर आएगा, जो अब वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा सरफेस पे, वो कम रहेगा एज कंपेयर टू व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि यहाँ पे प्योरली सॉल्वेंट था तो ज्यादा इवेपोरेट हो रहा था, नमक डालने के बाद सरफेस एरिया कुछ ऑक्यूपाई हो गई, ज्यादा वेपर्स नहीं बन रहे हैं, और जब वापस ज्यादा वेपर्स नहीं बन रहे हैं तो वहां पे ज्यादा भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा है। तो अब बेटा जब तुमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दिया तो अंदर क्या बन गया, अंदर तो बन गया सोल्यूशन। इसका मतलब अब जो वेपर प्रेशर आएगा वो किसका आएगा, सोल्यूशन का आएगा। क्लियर है मेरी बात। तो मैं यहां पे क्या बोलता हूं कि लेट P be the vapor pressure of solution. Let P be the vapor pressure of what, solution. क्लियर है मेरी बात ये। तो अब बेटा ये वाली वैल्यू ज्यादा रहेगी सॉल्वेंट की, और सोल्यूशन की क्या रहेगी, कम रहेगी। सो जो डिफरेंस आएगा P1 नॉट माइनस P, इसी को मैं कहता हूं डेल्टा P, विच इज व्हाट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ अब रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। तो यहीं पे देख लो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ, दिस इज व्हाट, द रेशियो ऑफ, ऊपर क्या आएगा बेटा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और नीचे आएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो याद रखना किसका रेशियो होता है, it is the ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of what, solvent। तो ये देख लो lowering of vapor pressure तुम्हें क्या आया है, डेल्टा P आया है, अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, P1 नॉट। या फिर इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, डेल्टा P क्या है तुम्हारा, P1 नॉट माइनस P, सो P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट। ये जो आया तुम्हारा, दिस इज व्हाट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है मेरी बात। अच्छा, तो अब मैं इसको क्यों बोल रहा हूं कि इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि डेल्टा P अपॉन P1 नॉट दैट विल इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है। याद आ रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। देखो यहां पे एक बार देख लेते हैं। तो बेटा अगर मैं बोलता हूं कि सपोज करो कोई सोल्यूशन है और उसमें दोनों बंदे वोलेटाइल हैं, उसमें दोनों बंदे क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। तो बेटा अगर दोनों ही बंदे अगर वोलेटाइल हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला आता है P इक्वल्स टू व्हाट, P1 प्लस P2, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, सोल्यूट। अच्छा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, एक्चुअल में यहाँ पे पार्शियल वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, इसको मैं ओपन करूँ तो क्या बोलूंगा, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, बराबर है। P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट व्हाट, x2, वेयर P1 एंड P2 नॉट आर व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इन प्योर फॉर्म। नॉट आ गया ऊपर तो मतलब वो किस में आ जाएगा, प्योर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, हम तो बेटा इसके लिए निकाल रहे हैं जब तुमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किस पर डाल दिया, सॉल्वेंट में डाल दिया है। तो यहां पे सीन्स सोल्यूट क्या है तुम्हारा, सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। क्लियर है। तो अगर बेटा तुम्हारा सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, तो मैं P2 नॉट की वैल्यू क्या ले लूंगा, 0 ले लूंगा, बराबर है। और जब तुम P2 नॉट की वैल्यू 0 ले लोगे, यहाँ पे पुटअप करोगे तो ये पार्ट तो गया, क्योंकि ये पार्ट 0 हो जाएगा। सो P will equals to what, P1 नॉट x1। क्लियर है मेरी बात। और देखो मैं बेटा x1 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x1 को 1 माइनस x2, क्योंकि x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, इसको जरा अंदर भेजो P1 नॉट को, ये क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 एंड दिस इज व्हाट P। क्लियर है। अच्छा, ऐसा करो, ये वाला पार्ट उस साइड फेंक दो और इसको इस साइड फेंक दो। इसको मुझे पॉजिटिव में लाना है, इसको इस साइड फेंक दो और P को इस साइड फेंक दो। तो ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, P1 नॉट x2 और ये हो जाएगा P1 नॉट माइनस P। ठीक है,
क्लियर है मेरी बात? हाँ, अब क्या करो, यहाँ देख लो, ये P1 नॉट को बेटा नीचे फेंक दो, तो ये क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, x2. P1 naught minus P upon P1 naught, that is equals to what, x2, and x2 is what, mole fraction of solute. That means ये वाला जो पार्ट है ये मेरा relative lowering of vapor pressure है, and that is depend upon what, mole fraction of solute. तो अगर mole fraction पे depend है solute के, मतलब moles के ऊपर depend है, moles के ऊपर depend है मतलब उसके amount के ऊपर depend है. Clear है मेरी बात? Okay. So let us do some numerical based on relative lowering of vapor pressure. ठीक है बेटा, तो कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. So write down one numerical based on relative lowering of vapor pressure. हाँ, ये देखो, suppose करो बेटा, when 1 mole of non volatile solute is dissolved in 3 moles of solvent, calculate P upon P1 नॉट. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुमने 1 मोल सॉल्यूट का किस पे डाल दिया, 3 मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया है, और तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, P अपॉन P नॉट, वेयर P इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड P1 इज नॉट, P1 नॉट इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म. तो इसकी बेटा तुम्हें क्या निकालनी है, वैल्यू. तो अब देख लो, अपने को मालूम है कि सिंस वी नो दैट रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट क्या होता है, ये होता है x2, विच इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, अच्छा अब देखो, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, N2 को बेटा क्या लिख सकता हूँ, x2 क्या लिख सकता हूँ, N2 अपॉन N1 प्लस N2, है ना. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट की नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के ऊपर रहेंगे और नीचे सॉल्यूशन के मोल्स, तो सॉल्यूशन के मोल्स में तो दोनों बंदा रहेगा, N1 भी रहेगा प्लस कौन रहेगा, N2 भी रहेगा. क्लियर है? अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, ये किसके मोल्स हो गए, सॉल्यूट के 1 अपॉन सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं, 3 है, सो 3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4. सो P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट, ये कितना आ गया बेटा, 1/4. क्लियर है? अब ऐसा करो, P1 नॉट को बेटा दोनों को दे दो, क्योंकि अपने को P अपॉन P1 नॉट चाहिए, तो P1 नॉट अपने को P अपॉन P1 नॉट यहाँ पे आना चाहिए, तो दोनों को दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, P1 नॉट अपॉन P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/4. ये गया बराबर. तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस P अपॉन P1 नॉट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/4. क्लियर है मेरी बात? ये बेटा पॉजिटिव चाहिए, तो इसको इस साइड फेंक दो और इसको इस साइड फेंक दो. तो लेट अस सपोज अगर ये इस साइड चला गया तो प्लस में आ गया, ये बंदा इस साइड आ गया तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा. क्लियर है? तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4. क्या है मेरी बात क्लियर है? हाँ या ना? ओके, एक क्वेश्चन और देखो. सपोज क्वेश्चन ऐसा दिया है कि सपोज करो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इक्वेशन और लिखो, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 180 gram of water. 180 gram of what? Water. ठीक है, at 100 degree Celsius. Calculate the vapor pressure of solution. कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब तुम्हें यहाँ पे P फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अपने पास रॉस का फॉर्मूला क्या है, ये क्या होता है, P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, x2 होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है. अच्छा, अपने को बेटा फाइंड आउट करना है, ये P फाइंड आउट करना है. अपने पास P1 नॉट तो है नहीं, अपने पास P1 नॉट है, जरा ध्यान से देखो,
वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस में बेटा वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 atm के इक्वल हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, 1 atm के इक्वल हो जाता है। सो आइदर यू विल टेक वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एज व्हाट 1 atm या फिर 760 mm ऑफ Hg ले लो, तुम्हारे ऊपर है। सपोज करो अगर मैं Hg में ले रहा हूँ तो प्रेशर की जो इसका सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो भी mm ऑफ Hg में आ जाएगा। तो सपोज करो मैंने P1 नॉट किस में ले लिया, 760 mm ऑफ Hg में ले लिया, ठीक है। तो मेरा प्रेशर भी जो आएगा, वेपर प्रेशर जो आएगा सोल्यूशन का, वो भी mm ऑफ Hg में आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब बस लगा दो फॉर्मूला, तो ये कितना आ जाएगा 760 माइनस 760 अपॉन, सॉरी ये तो निकालना है, अपॉन 760, दिस इज इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बेटा क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2। अच्छा, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, ये देखो ग्लूकोज बेटा मोल्स मास अपॉन मोलर मास, ये हो जाएगा W2 अपॉन M2, ये सॉल्वेंट का हो जाएगा W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2, ठीक है। ग्लूकोज का तुम मोलर मास फाइंड आउट करो, C6H12O6 का है ना, तो 12 6 72 प्लस 12 और 16 6 कितना 96, ठीक है। तो 6 7 8 9 10 ये बड़ा 80, तो कितना आ रहा है 180 आ रहा है। तो देखो मास कितना दिया ग्लूकोज का, वेट ऑफ सोल्यूट इज 18 डिवाइड बाय व्हाट, मोलर मास 180 अपॉन सॉल्वेंट का बेटा देखो सॉल्वेंट वाटर है, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है, प्लस 18 अपॉन 180। अब देखो नीचे वाले में अगर तुम देखोगे ये 180 अपॉन 18 है, उसके कंपैरिजन में ये तो आएगा कितना 1/10 आएगा, मतलब 0.1 आएगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको तुम क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और वैसे भी डाइल्यूट सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के तुम क्या लेते हो, बहुत कम लेते हो एज कम्पेयर टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और नीचे क्या है पूरा सोल्यूशन है। तो इसमें तुम इसको क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो जब तुम इसको नेग्लेक्ट कर दोगे 18 अपॉन 180 को, तब तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये देख लो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा, ऐसा करो 760 अपॉन 760 माइनस P अपॉन 760, ये हो जाएगा 18 अपॉन 180, मतलब कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 मतलब कितना 0.1, और ये 10 नीचे आ जाएगा, क्लियर है। ये हो जाएगा 1 माइनस P अपॉन 760, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये बेटा 10 भी ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, है ना, और ये भी 10⁻⁻1, तो ऊपर कितना हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये 760 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस P इक्वल टू, फिर यहाँ पे भेज दो 760 इंटू व्हाट 10⁻², क्लियर है मेरी बात, है ना, बराबर है ना, ओके। तो ये P साइड ले लो, और ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 7.60 हो जाएगा, ये 760 माइनस P, ठीक है। तो मेरा P कितना हो जाएगा 760 माइनस 7.60, जो भी आएगा इसको, ठीक है, इसको लिख देना mm ऑफ Hg में, ठीक है। देख लेना कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग तो नहीं है। P1 और माइनस P दिस इज दिस, ठीक है। ये गया 18 अपॉन 1/10, मतलब कितना हो गया 0.1, और ये कितना हो गया 10, ठीक है, और ये तो मैंने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो बेटा अपना ये पहला खत्म हुआ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ व्हाट, वेपर प्रेशर। अब हम सेकंड पे आते हैं, राइट डाउन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट डाउन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसको बेटा मैं जोड़ करता हूं डेल्टा टीबी से। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टीबी। तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं तुमसे पूछता हूं बॉइलिंग पॉइंट का क्या डेफिनेशन है, तुम क्या बोलोगे, इट इज अ टेम्परेचर एट विच द लिक्विड वेपराइजेस और लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म, ठीक है। तो वो तो लोअर क्लास की डेफिनेशन है। एक्चुअल डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट्स की तुम्हें लिखनी है कि इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड
becomes equals to atmospheric pressure. ठीक है, तो बेटा जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाता है तब वो लिक्विड एवापोरेट होना चालू होता है, तब वो लिक्विड बॉयल होना चालू होता है. दैट इज व्हाट बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर है मेरी बात? तो अब देखो, लेट अस सपोज एक मैं ग्राफ तुम्हें दिखाता हूं. सपोज करो बेटा ये वेपर प्रेशर है इस साइड और इधर क्या है, टेम्परेचर है. ठीक है, और सपोज करो यहां पे जो प्रेशर है वो 1 atm का प्रेशर है. ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो, तुमने एक सॉल्वेंट लिया है, सपोज ये सॉल्वेंट है कोई, और उसका जो भी उस टाइम पे वेपर प्रेशर होगा नॉर्मल स्टेट में, अब तुमने उसको क्या किया, हीट करना चालू किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, हीट करना चालू किया. धीरे धीरे बेटा उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और एक ऐसा टाइम आएगा जब उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था, सॉल्वेंट था, और जैसे ही बेटा इस पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ये जो सॉल्वेंट है वो बॉईल होना चालू हो जाएगा. तो ये जो बॉईल होना चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा इसको बोलूंगा टी नॉट. अब यहाँ पे बेटा नॉट में किसके लिए यूज कर रहा हूँ, सॉल्वेंट के लिए, और ये बी. टी नॉट बी इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. टी नॉट बी इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, इसको ऊपर लिख देता हूँ, टी नॉट बी, और ये तुम्हारा टेम्परेचर है. क्या ये मेरी बात क्लियर है? ओके. अब मैंने क्या किया बेटा, इस सॉल्वेंट में मैंने डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो जब तुमने इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो अब तुम्हें दिखाना है कि अब तुम्हारा जो सोल्यूशन है वो यहां से उसका वेपर प्रेशर कम हो गया है, और अब तुम क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो. इसका टेम्परेचर क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो. तो इसका टेम्परेचर तुम बढ़ाते जा रहे हो, तो ये बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और बेटा इस पॉइंट पे इसका प्रेशर जो था वो एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया. तो बेटा इस पॉइंट पे ये भी इवेपोरेट होना चालू होगा, जैसे ये इवेपोरेट हो रहा था ऐसे ये भी इवेपोरेट होना चालू हो जाएगा. तो ये जो पॉइंट है ये इसका क्या आ जाएगा, टीबी. इसको मैं क्या बोलूंगा, टीबी. टीबी इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. क्या मेरी बात क्लियर है? तो देखो सोल्यूशन का बेटा बॉइलिंग पॉइंट इतना है और सॉल्वेंट का इतना है, तो ज्यादा किसका है, सोल्यूशन का है, कम किसका है, सॉल्वेंट का है. तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को मैं बोलता हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. इसी को मैं क्या बोलता हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर है मेरी बात? तो ये देखो मैंने क्या किया, ज्यादा किसका था बेटा, सोल्यूशन का. सो टीबी सोल्यूशन का माइनस व्हाट, टी नॉट बी. दिस इज व्हाट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. इसको याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर टीबी इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, एंड टी नॉट बी इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. इसमें कोई दिक्कत है नहीं? ठीक है. अब एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली बेटा इट इज फाउंड दैट जो एलिवेशन आ रहा है, जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो यहां पे मैं स्मॉल एम को क्या लिख लूंगा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. अच्छा, इसको जब मैं ओपन करता हूं, सो डेल्टा डी बी इक्वल टू एक कांस्टेंट लिखता हूं जिसको मैं बोलता हूं केबी. केबी इंटू स्मॉल एम, वेयर केबी इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट. क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा बेटा आगे और बढ़ते हैं. अब देखो मैंने जो ये मोलालिटी था इसको अगर मैं ओपन करूंगा, मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, W1 जिसको मैं लेता हूं, और किस में होनी चाहिए, केजी में होनी चाहिए. क्लियर है? एंड दिस इज व्हाट डेल्टा बी. अगर बेटा मुझे केबी को डिफाइन करना है कि इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, तो देखो केबी मेरा
के बी मेरा इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कब बनेगा? तो देखो इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस, it is the elevation in boiling point produced जब 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent। तो बेटा जब इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो Kb मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। सो इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस व्हेन 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो देखो डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के बी बटा नंबर ऑफ मोल्स को तुम क्या लिख सकते हो? मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट? केजी। तो देखो एक तो तुम्हारे पास फॉर्मूला ये आ गया, डेल्टा टी बी क्या होगा? के बी इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होगा। और अगर मोस्टली बेटा न्यूमेरिकल जो दिया जाएगा इसके ऊपर, उसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में रहेगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में रहेगा? ग्राम में। और तुम्हें इसको किस में कन्वर्ट करना है? केजी में। तो सपोज करो अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट तुम्हें ग्राम में दिया एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू व्हाट? केजी में कन्वर्ट करना है। तो बेटा फिर तुम्हें ग्राम में अगर दिया तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये W1 डिवाइड पे जब तुम 1000 करोगे तो सपोज करो वो 1000 ऊपर गया, अगर मैंने ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब तुम W1 किस में ले सकते हो? ग्राम में ले सकते हो। मेरी बात क्लियर है? क्योंकि ये वाला वेट जो दिया रहेगा न्यूमेरिकल में वो मोस्टली ग्राम में दिया रहेगा। तो तुम्हें अगर उसको केजी में कन्वर्ट 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो अगर ऐसा है फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा W1 फिर तुम्हें किस में लेना पड़ेगा? ग्राम में। 1000 के बी W2 अपॉन M2 इंटू W1। अब ये वेट तुम किस में ले सकते हो? ग्राम में ले सकते हो। क्लियर है मेरी बात? दूसरी चीज, ये जो KB है, अगर KB, अगर बेटा सॉल्वेंट तुम्हारा वाटर है, अगर सॉल्वेंट क्या है तुम्हारा? वाटर है, तो KB की वैल्यू जरा याद रख लेना। KB की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.52। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखो यूनिट देखो, केबी की बेटा यूनिट क्या हो जाएगी? ये तो टेम्परेचर केल्विन में, ये केल्विन, ये वेट ऊपर जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो केजी, और मोल्स नीचे जाएंगे फिर ऊपर चले जाएंगे तो मोल इनवर्स लिख दूंगा। तो केबी की यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्लियर है? और अगर सपोज करो तुम्हें केबी नहीं दिया है एग्जाम न्यूमेरिकल में, तो तुम्हें कुछ ऐसे डेटा दिए जाएंगे जिसकी वजह से तुम केबी क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। तो केबी का एक फॉर्मूला लिख लो, केबी का एक फॉर्मूला लिख लो। केबी बेटा क्या होता है? आर टी नॉट बी का स्क्वायर, आर टी नॉट बी अपॉन 1000 और एल एफ विच इज कॉल्ड एज व्हाट? latent heat of vaporization, latent heat of vaporization। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से you can easily find out what Kb, where R is what? Universal gas constant, T naught B is what? Boiling point of your solvent, LF is what? Latent heat of vaporization। ठीक है, तो बेटा ये अपना सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी खत्म हुआ। इसके बाद जो थर्ड वाला है वो भी सिमिलर ऐसे ही है। तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जब मैं करूंगा, उसके बाद मैं इसका और फ्रीजिंग पॉइंट का दोनों का क्या करूंगा? न्यूमेरिकल में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है मेरी बात? तो ओके, बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।